नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष इंग्लिश जोन पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 2। हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में हमने 53 सेंटेंसेस किए थे लगभग, और उसमें हमने देखा था एरर डिटेक्शन, यानी सेंटेंस में एरर को कैसे फाइंड करते हैं। यदि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो जो वीडियो का आई बटन आ रहा है उसमें उसका लिंक है, आप उस पर क्लिक करें और वहाँ पे जरूर जाएं। पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको इस वीडियो को समझने में आसानी मिले। आज हम बात करते हैं आगे। चलिए देखते हैं क्या है आगे। एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, उसमें हम एरर फाइंड करेंगे, आप भी साथ साथ एरर ढूंढते देना। राम मेट द बॉय हु यू चीटेड। सेंटेंस है ये। यहां पे आपको एरर फाइंड करना है और उसको करेक्ट करना है। हम एरर ही नहीं ढूंढ रहे हैं, साथ साथ में करेक्ट भी कर रहे हैं। मैंने लिखा राम उस लड़के से मिला जिसको तुमने धोखा दिया था। यहां देखिए एक हु कंजक्शन आया है, और ये हु किसके लिए आया है? द बॉय के लिए। द बॉय क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के लिए तो हु नहीं आ सकता। ऑब्जेक्ट के लिए क्या नहीं आ सकता? हु नहीं आ सकता। तो क्या आएगा? हुम आएगा। क्या आएगा? हु। यानी राम उस लड़के से मिला जिसको तुमने चीट किया था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रोहन शू द गर्ल रोहन शो द गर्ल whose notebook was found in the classroom। एरर फाउंड कीजिए आप। मैं मार्क करता हूं। यानी ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और ये डी पार्ट। नो एरर। रोहन उस लड़की से मिला जिसकी किताब कक्षा में पाई गई थी। तो किसकी किताब पाई गई थी? उस लड़की की। यानी जिसकी के लिए हुज सही है, यानी ये सेंटेंस भी अपना सही है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन, नो एरर। ध्यान रखना है जब सेंटेंसेस पूछे जाते हैं तो 10% सेंटेंसेस कितनी होती है इसकी प्रोबेबिलिटी? 10% सेंटेंसेस नो एरर के पूछे जाते हैं। यानी अगर 10 क्वेश्चन आपसे एरर वाले पूछें तो उनमें एक क्वेश्चन नो एरर का जरूर मिलेगा। तो हमें हर बार सेंटेंस पे शक नहीं करना है कि हाँ एरर ही एरर है, एरर ढूंढ के ही रहूंगा। नहीं, आप बिना एरर वाला सेंटेंस भी फाउंड करना है आपको कि हाँ इस सेंटेंस में क्या वास्तव में एरर नहीं है। इस सबसे मुश्किल काम होता है नो एरर को टिक करना। ध्यान रखना, हमारे मन में इतना साहस नहीं होता है कि हम किसी सेंटेंस को देख के कह दें नो एरर। इसका रीजन क्या है? हमारा कॉन्फिडेंस लेवल। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊंचा नहीं होता है कि हम ये कह दें कि इस सेंटेंस में एरर नहीं है। मैं श्योरिटी से कह सकता हूं एरर ढूंढना बहुत आसान है, नो एरर ढूंढना बहुत मुश्किल। इसके लिए आपको क्या करना है? सेंटेंस को 3 बार पढ़ना है। कम से कम कितनी बार? 3 बार। एरर फाउंड कर रहे हो तब भी 3 बार पढ़ना है, और नो एरर फाउंड कर रहे हो तब भी 3 बार पढ़ना है। जैसे और फास्ट पढ़ना है, ऐसे नहीं 3 बार ऐसे पढ़ो। राम मेट द बॉय हु यू चीटेड। नहीं, राम मेट द बॉय हु यू चीटेड। राम मेट द बॉय हु यू चीटेड। अपना आप आपको अंदर अंतर्मन से यदि आपने प्रैक्टिस की होगी तो अपना आप आपको अटपटा सा लग जाएगा कि अरे ये हु नहीं आएगा, यहाँ पे हुम आएगा। और जब भी आपको लगे कि हाँ यहाँ एरर हो सकती है तो एक बार अंडरलाइन कर ले, फिर उसका ग्रामेटिकल रूल फॉलो करें कि हाँ ये ग्रामेटिकल ऐसा होता क्या। अगर ऐसा होता है तो फिर उसको टिक करें, नहीं तो आगे चले। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। इसमें करेक्ट आंसर क्या है? नो एरर। चलिए अब देखते हैं अगला सेंटेंस।
ही इज वेरी यंग टू मैरी, वह शादी के लिए अभी बहुत जवान है। क्या सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। अब देखिए गलती कहां पे है, इसमें कंजक्शन लगा है वेरी और टू। वेरी और टू कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। यदि यही सेंटेंस ऐसे होता, ही इज टू यंग टू मैरी, वह अभी शादी के लिए बहुत छोटा है। अब यहाँ पे यंग का अर्थ क्या हो जाता? बहुत छोटा, किसी की उम्र नहीं हुई हो शादी की, और हम उसकी शादी की बात कर ले तो क्या कहेंगे दूसरे लोग? इज टू यंग टू मैरी। मैंने आपको पहले भी बताया और फिर से बता देता हूं, ये जो टू है ये काम करता है नेगेटिव सेंस देने का। ये क्या काम करता है कि जिस वर्ब की इसके बाद बात की जाएगी वो सब्जेक्ट जो है वो उसके लिए कैपेबल नहीं है, या उसके अगेंस्ट है, विरोधाभास की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? विरोधाभास की। अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे एरर क्या है? ये वेरी, वेरी की जगह क्या था? टू। रोहन लिव्स अप माई फ्लैट। रोहन मेरे फ्लैट के ऊपर रहता है। बिल्कुल अप, साइड अप ही है, ऊपर की बात की जा रही है, लेकिन जब बात कंजक्शन की आएगी तो ये अप गलत हो जाएगा। लिस्ट में ऊपर नाम होना या ऊपर रहना के लिए हम किसका यूज करते हैं? अबोव का यूज करते हैं। ऐसा ही एक सेंटेंस अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था। जनरल पेपर में इंग्लिश के लिए जो 5 क्वेश्चन आते हैं उनमें ऐसा सेंटेंस पूछा गया था। इस अब की जगह पे क्या आएगा? अबोव आएगा। अब की जगह पे क्या आएगा? अबोव। अब आपको समझना है, एक तो ये चीज बहुत बार पूछी जाती है, कंजक्शन में एरर डालना, और एक प्रीपोजिशन एरर डालना। इन दोनों को आपको अच्छे से समझना है। ये अबोव जो है कब आता है? जब लिस्ट में ऊपर नाम हो, ऊपर रहता हो तब। अब कब आता है? जब गतिमान अवस्था में ऊपर जाए। अप स्टेयर्स, ही वॉज गोइंग अप स्टेयर्स, वह सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा था, ऐसा होता है तब अप आता। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे के कुछ सेंटेंसेस। देखिए कैसे। मोहन played a lose game। मोहन ने एक हारा हुआ गेम खेला। कई बार हम खेलते हैं और हमें पता होता है कि हम यहाँ पे हार जाएंगे, निश्चित है। मोहन को भी पता था कि हार निश्चित है, लेकिन फिर भी वो खेला। देखिएगा सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से। मोहन क्या है? सब्जेक्ट। प्लेड क्या है? वर्ब। वर्ब कैसी? फाइनाइट वर्ब। लॉस क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या क्या आ सकता है? या तो इन्फिनेटिव आए, पार्टिसिपल आए, या जीरंड आए। यहां तो ये तीनों ही नहीं है, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है। तो यही यहाँ पे क्या है? मिस्टेक है। यहाँ पे क्या आनी चाहिए थी? पास्ट पार्टिसिपल आनी चाहिए थी, और क्या आना चाहिए था? लॉस्ट आना चाहिए था। मोहन ने एक हारा हुआ गेम खेला, यानी उसको पता था कि हार निश्चित है, मगर फिर भी खेला। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। He likes to swimming in river। सेंटेंस है He likes to swimming in river। क्या सेंटेंस सही है? गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ, ये नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये फाइनाइट वर्ब है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। बात नॉन फाइनाइट वर्ब की हो रही है, स्विमिंग भी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, लेकिन क्या फॉर्म सही है? क्या नहीं। या तो अब आप यहाँ पे टू को हटाओ तो सेंटेंस सही होगा, और अगर आपको टू को रखना है
तो फिर टू स्विम कीजिए। आप टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म लगाइए, तब ये क्या बन जाएगा, इंफिनिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इंफिनिटिव। अब यहां पे अपने को क्या करना होता है, पार्ट्स में मिस्टेक ढूंढता हो, तो इस प्रकार से वो अपने डिवीजन करेगा। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, और डी हमेशा नो एरर का होता है, तो हमें टिक किस पे करना है, बी पार्ट पे। बी पार्ट में गलती है। सेंटेंस को सही कैसे कर सकते हैं, देखो, ही लाइक्स टू स्विम इन रिवर, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आप इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ही लाइक्स स्विमिंग इन रिवर, वह नदी में तैरना पसंद करता है। या तो आप पार्टिसिपल लगा लीजिए या फिर आप इंफिनिटिव लगा लीजिए, दोनों में से एक लगाइए। ऐसे नहीं हो सकता कि टू लगाएं और फिर अपन आईएनजी फॉर्म लगा दें और सेंटेंस को सही मान लें, नहीं, गलत हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकली उसमें एरर आ जाएगी, और जब ग्रामेटिकली एरर आ जाएगी तो फिर अपन नो एरर नहीं कर सकते। अपने को एरर ढूंढनी है, और वो एरर कौन से पार्ट में मिलेगी, बी पार्ट में। एक चीज और ध्यान रखना है, एक से अधिक पार्ट में कभी भी गलतियां नहीं मिलने वाली है। एक से अधिक पार्ट में कभी भी गलतियां आपको नहीं मिलने वाली है, एक ही पार्ट में गलती मिलेगी। क्या हो गया, he likes to swim in river, he likes swimming in river, दोनों सेंटेंस क्या है, सही है, जबकि ऊपर वाला सेंटेंस क्या है, गलत है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और एरर्स की। एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, ममता इज इनटू द किचन, और इसी के साथ साथ एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, ममता इज गोइंग इन द किचन, और ये नो एरर। और ये नो एरर। सेंटेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस लगभग सेम है, बस एक में इनटू आया है और एक में गोइंग इन आया है। पार्ट में गलती कहां पे है वो हमें ढूंढनी है। ममता इज इनटू द किचन, ममता पहले से किचन में है। क्या ममता अब जाने का काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है। जब गति की बात नहीं हो रही तो इनटू नहीं आ सकता, और इसी पार्ट में अपनी क्या है, एरर। हमें क्या लगाना पड़ेगा, इन। अब यहां पे सही क्या होगा, इन। ममता इज इन द किचन, ममता किचन में है, तब ये सेंटेंस क्या हो जाता है अपना, सही। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ममता इज गोइंग इन द किचन, अब वो जाने का काम कर रही है, अब वो किचन में जा रही है। जब किचन में जा रही है तो फिर इन कैसे आ सकता है, फिर से गलती अपनी बी पार्ट में ही है, और क्या आएगा, इनटू आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, इनटू आएगा। देखिएगा गलती, यहाँ पे इन आएगा, यहाँ पे इनटू आएगा। इन और इनटू में फर्क हमने देखा है। यहाँ पे इन कब दिखाएंगे, जब स्थिर अवस्था में कोई अंदर ही हो, और इनटू कब दिखाएंगे, जब बाहर से अंदर जाने का काम किया जा रहा हो। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए कुछ और एरर्स ढूंढते हैं हम। आइदर यू और ही आर ए प्लेयर, या तो तुम या फिर वह एक खिलाड़ी है। अब इसमें एरर ढूंढिए, तब तक मैं दूसरा सेंटेंस भी लिख देता हूं। Neither I nor she were players। देखते हैं सेंटेंस, आइदर और, इसमें कौन से कंजक्शन यूज हुए, आइदर और, इसमें नाइदर नॉर। अब यहां नियम दोनों के लिए एक है, आइदर और नाइदर नॉर दोनों के लिए सेम नियम काम करते हैं। वो नियम क्या है, आइदर और या नाइदर नोर,
इन दोनों कंजक्शन का जब सेंटेंस में यूज हुआ हो और सब्जेक्ट यदि अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे, वर्ब जो आएगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार हमें वर्ब लगानी है। चलिए बात करते हैं, अब हमारे यहाँ क्या लगी हुई है, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे ही है और यहाँ पे शी है। क्या ही के हिसाब से आर आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या आएगा? इज आएगा। एरर कौन से में है? आर में है। आर की जगह क्या आना चाहिए था? इज। यहां बात करें तो वर आया है, क्या सी के हिसाब से वर आ सकता था? नहीं, वो हो जाएगा। अब इतना ही नहीं, इस सेंटेंस में प्लेयर्स भी दिया हुआ है, यानी इस पूरे पार्ट में ही गलती है, इस पूरे पार्ट में ही गलती है, तो क्या आएगा? वॉज ए प्लेयर। प्लेयर्स को भी प्लेयर करना है, अपने को ध्यान रखना है, सेंटेंस के एक वर्ड में ही नहीं पूरे पार्ट में गलती हो सकती है, पूरे पार्ट को अपने को करेक्ट करना पड़ सकता है। यहां हमने नियम क्या पढ़े? आइदर और नाइदर नोर दोनों कंजक्शन के लिए सेम नियम है, और वो क्या है कि इन दोनों के अंदर यदि सब्जेक्ट डिफरेंट हो, सब्जेक्ट अलग अलग हो, तो वर्ब की फॉर्म कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। बिल्कुल ध्यान रखना है, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। He as well as I is a doctor। वह मेरी तरह एक डॉक्टर है। सेंटेंस को मैं फिर से पार्ट कर देता हूं, नो एरर। देखिए, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। एरर ढूंढनी आपको, ढूंढिए आप, तब तक मैं नेक्स्ट सेंटेंस लिखता हूं। सेम है, ए बी सी एंड डी। देखिए, ही एज वेल एज आई इज डॉक्टर, नो एरर। रोहन एज वेल एज यू आर ए लॉयर, नो एरर। यहां कंजक्शन यूज किया गया है एज वेल एज। एज वेल एज के लिए रूल क्या है? यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हो तो आने वाली जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है क्या? देखिए, ही के अकॉर्डिंग इज आता है क्या? बिल्कुल सही। तो यहां पे अपना उत्तर क्या होगा? डी, नो एरर। यानी सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। रोहन एज वेल एज यू आर ए लॉयर, नहीं। सब्जेक्ट क्या है? रोहन है। यू तो क्या दिखा रहा है कि तुम्हारी तरह, तरह, यू सब्जेक्ट नहीं है, रोहन है लॉयर। तो आर के हिसाब से यहां पे क्या हो जाएगा? एज। रोहन सिंगुलर था तो हमने आर को किस में बदल दिया? इज में बदल दिया, और एरर ढूंढ दी बी पार्ट में। यहां तक अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार फिर से सुन लीजिए। एज वेल एज जब दो नाउन को या दो प्रोनाउन को या एक नाउन एक प्रोनाउन को यानी एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करता है तो आने वाली वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। आने वाली वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है? पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बिल्कुल सिंपल से नाउन के एरर कैसे आ सकते हैं अपने, वो ढूंढते हैं हम।
माइस कट्स क्लॉथ्स, माइस कट्स क्लॉथ्स। देखिए सेंटेंस है माइस कट्स क्लॉथ्स, क्या सही है? नहीं। नाउन हमें बताता है कि जब नंबर की बात की जाए, जब नंबर की बात की जाए तो माउस सिंगुलर होता है और माइस प्लूरल होता है। माउस क्या होता है? सिंगुलर, और माइस क्या होता है? प्लूरल। यानी अपना सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। तो वर्ब तो सिंगुलर आ गई है, फिर वर्ब पे क्या आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। तो कट अगर अपन कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहां पे एक और बात करेंगे हम। एक होता है क्लोथ और एक होता है क्लोथ्स। आप कहेंगे इसमें क्या अंतर है? इसमें तो सीधा सा बात है, क्लोथ होता है सिंगुलर और क्लोथ्स होता है प्लूरल। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो क्लोथ नाउन है ये अनकाउंटेबल है, कपड़ा गिना नहीं जा सकता, कपड़े को मापा जाता है मीटर में। पीसेस ऑफ क्लॉथ आप माप सकते हैं, क्लॉथ को नहीं गिन सकते। तो फिर फर्क क्या है दोनों में, इसकी जानकारी आपको मिलेगी किसमें? हमारे छोटे वाले वीडियोस में, जो वोकैब के लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं वीडियोस, उनको आपको जरूर देखना है। उससे आपकी वोकैब बहुत अच्छी होने वाली है, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपकी वोकैब में 200% का इजाफा वहां से हो जाएगा। अभी आप जितने इंग्लिश में वर्ड काम में लेते थे उससे 200% ज्यादा वर्ड काम में लेना शुरू हो जाएंगे। हम देखते हैं अगला सेंटेंस। आई हैव 32 टूथ्स। मेरे 32 दांत हैं। TWTHS, सॉरी। मेरे 32 दांत हैं। 32 दांत हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दांत तो सही लिखिए। सेंटेंस क्या होगा? यहां एरर है, क्योंकि टूथ, टूथ मीन्स होता है एक दांत, इसका प्लूरल बनता है टीथ। टीथ का मतलब क्या होता है? एक से अधिक दांत, एक से अधिक दांत। जब दांतों की संख्या एक से अधिक हो जाती है तो फिर क्या आता है? टिथ आता है, ना कि टूथ्स। तो यहाँ पे गलती क्या है? टूथ्स की गलती है, और करेक्ट करके हम क्या लिख देंगे? टीथ लिख देंगे। ऐसे छोटी छोटी एरर्स पूछ लेता है और हम लोग ढूंढते रह जाते हैं हैव में, हेज में, यानी हम लोग वर्ब में ही गलतियां ढूंढते हैं या प्रीपोजिशन में। हमारी नजर दो ही जगह जाती है, वर्ब प्रीपोजिशन, वर्ब प्रीपोजिशन। नहीं, गलती कहीं पे भी हो सकती है सेंटेंस में। आर्टिकल की भी गलती हो सकती है, आर्टिकल भी हम लोग पढ़ेंगे, डिटरमिनर्स और आर्टिकल्स, अलग से उसका वीडियो बनाया जाएगा। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ए हर्ड ऑफ ships is coming। इस सेंटेंस में आप लोग एरर ढूंढिए। ऐसे ढूंढ लीजिए, तब तक मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं। सेंटेंस क्या है? ए हर्ड ऑफ शीप्स इज कमिंग। अगला सेंटेंस देखिए आप। आई हैव 4 foods of a stone piece। पहला क्या है? ए हर्ड ऑफ शीप्स इज कमिंग। दूसरा है आई हैव 4 foods of a stone piece। इसका अर्थ है कि एक भेड़ों का झुंड आ रहा है। इसका अर्थ है कि मेरे पास में एक पत्थर का जो टुकड़ा है वो कितने फीट का है? 4 फीट का। यहां देखिए हर्ड, शीप्स का हर्ड होता है, बिल्कुल सही है। और हर्ड जब सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो वर्ब भी इज आएगी, ये भी बिल्कुल सही है।
लेकिन क्या शीप का शीप्स बनता है क्या? नहीं बनता। ये क्या रहेगा? शीप रहेगा। अगर यहाँ पे काऊ की बात करते तो काउज आता और सेंटेंस सही होता। यहाँ पे बफेलो की बात करते तो बफेलोज आता और सेंटेंस सही होता। लेकिन जब शीप की बात कर रहे हैं तो शीप का प्लूरल क्या बनता है? शीप ही रहता है और इसीलिए क्या आएगा? शीप। फिर से याद दिला देता हूं मैं आपको, जब SHIP की बात की जाएगी तो इसका प्लूरल होता है शीप्स, लेकिन जब SHEEP की बात की जाएगी तो इसका प्लूरल यही होता है, सेम। फिश का भी फिश होता है। चलिए बात करते हैं आई हैव 4 फूड्स। यहां मिस्टेक है, आप फूड्स नहीं कह सकते। अगर आपको बात करनी है तो आप प्लूरल में फीट लगाइए। एस लगाने से काम नहीं चलने वाला है, आपको डबल ओ को डबल ई में चेंज करना पड़ेगा। ध्यान रखना है, ये जो फुट है इसका मतलब ही पैर होता है और यही एक इकाई भी है लंबाई को मापने के लिए। तो लंबाई को मापने के लिए फुट का प्लूरल क्या होता है? फीट। यानी अगर एक से अधिक पैरों की बात की जाए तब भी क्या आएगा? फीट। और यूनिट की बात करेंगे तब भी क्या आएगा? फीट। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सी sang a sweetly song। उसने एक मधुर गाना गाया। She sang a sweetly song। यहां हम देखेंगे कि स्वीटली एडवर्ब आया है। आना क्या चाहिए था? ये तो नाउन है और नाउन की जो विशेषता बताए उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। आया क्या है? एडवर्ब। आना क्या चाहिए था? एडजेक्टिव। तो एडवर्ब को एडजेक्टिव रिप्लेस तो नहीं कर सकता, यानी कहने का मतलब है कि ये स्वीटली क्या है? गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? स्वीट आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? स्वीट आना चाहिए था। अब बात करते हैं सेंटेंस करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। She sang a sweet song। उसने एक मधुर गाना गाया। अब सेंटेंस क्या हो जाता है? अपना करेक्ट हो जाता है। तो ये अपनी थी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, जो 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने अब तक 8 क्लासों में पढ़े थे। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप जरूर उस पर जाइए, उन वीडियोस को देखिए ताकि आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। अपना जो अगला टॉपिक रहने वाला है वो हम टेंस ले रहे हैं। टेंस अब हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे जो अदर वीडियोस हैं, न्यूज़ के लिए भी अपने वीडियोस डेली अपडेट मिलते हैं। जैसे ही एजुकेशनल न्यूज़ आती है आप तक हम पहुंचाते हैं। इसके अलावा वोकेब के वीडियोस अलग से डाले जा रहे हैं, छोटे छोटे। मैं फिर से आपको कहूँगा एक नोटबुक में आप उनको उतारा करें, बार बार रिवाइज करें। वोकेब का और तरीका नहीं है, वोकेब आपको अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी। इसके अलावा आज हम लोग एक स्पेशल वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बनाएंगे और अपलोड भी करेंगे जल्दी ही। 10th के बाद में क्या, अगर आप बच्चे से बात करेंगे, बच्चे ने 10वीं पास कर ली है तो उसके बाद क्या, 12th के बाद क्या, 12वीं कर ली अब क्या करें, ग्रेजुएशन कर लिया आपने उसके बाद क्या। इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारे 3 अलग अलग वीडियोज में मिलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियोज रहने वाले हैं गाइडेंस के लिए, आपके बच्चों के लिए या आपके खुद के लिए। जो आपके भाई बहन हैं छोटे, अक्सर भ्रमित रहते हैं कि मैंने 10वीं पास कर ली है, अब क्या करूं, अब क्या करूं, तो उनको आपको ये वीडियो जरूर दिखाना है। उसके सामने सारे रास्ते खुल जाएंगे। अरे मैं तो इतना सारा कर सकता हूं, फिर उसमें से जो चाहे चुन लीजिए। एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको और ज़्यादा एक्सरसाइज चाहिए, नोट्स चाहिए, किसी भी प्रकार की एजुकेशनल न्यूज चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, नीचे उसका लिंक है। आप हमें यूट्यूब पे और फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें। यदि आप वैसे ही और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलना है, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। इसके अलावा आप चाहते हैं कि और लोगों तक पहुंचे तो इसको शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।